नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी चैनल में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, टेस्ट सीरीज़, उसी से संबंधित ये मेरा वीडियो डिस्कशन जो सोल्यूशन है उसका, उसी का वीडियो डिस्कशन है। तो इस क्षेत्र में ठीक है हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं। आप इन दोनों नंबरों पे से किसी पे भी कॉल या टेलीग्राम करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 210 रुपये मात्र शुल्क की टेस्ट सीरीज़ है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8840751912 और 9519780078 करके 2 नंबर यहाँ पर गिवन है स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं। कल हमने टोटल 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आगे के पार्ट को देखते हैं हम लोग 75 से आगे। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय। ठीक है, एक इंडेक्स का नाम दे रखा है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लोवी इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो 2021 के लिए भी इसी ने जारी किया है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहले तो एक्सप्लेनेशन से देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अलग से आपको दूंगा। इसमें बता रहा है जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको EIU कहते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म है, तो आप EIU याद रखेंगे कि EIU जो है इस रिपोर्ट को जारी करती है और ये फाउंड हुआ था 1946 में। ठीक है ना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये फाउंड हुई थी संस्था। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसके हैं साइमन बैप्टिस्ट हैं। तो साइमन बैप्टिस्ट का नाम नहीं याद रखना है, आप इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हो कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, लंदन में। ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, उसकी राजधानी है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि इजराइल की जो राजधानी है जिसको USA रिकॉग्नाइज करता है उसका नाम है तेल अवीव। ठीक है, हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर तेल अवीव। ठीक, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेल अवीव इसकी राजधानी है, जो कि इसमें रैंकिंग में टॉप किया है, यानी कि सबसे ऊपर आया है। ठीक, सरपासिंग लास्ट ईयर्स टॉप कंट्री पेरिस। अभी तक इसमें जो कंट्री थी पेरिस वो पहले नंबर पर थी, मतलब लास्ट ईयर जो है पेरिस इसमें पहले नंबर पर थी, परंतु इस बार आपकी जो तेल अवीव कंट्री है, जो इजराइल की वो कंट्री है, वो पहले नंबर पर यहाँ पर आ गई है और उसने पेरिस को पीछे कर दिया है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक ठीक, ओके, तो तेल अवीव जो कंट्री है उसने पीछे छोड़ दिया है और रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई है, और अब पेरिस जो है सिंगापुर के साथ दूसरे नंबर पर है। ठीक, ये सर्वेक्षण कुछ ऐसा होता है कि कौन सा कितना महंगा शहर है, ठीक है ना, जहां पर जीवन यापन या पर डे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक ना, पूरे विश्व में ऐसे शहर जहां पर रहना, जहां पर जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है ना, तो उसको EIU जो है एक लिस्ट बनाती है और उसमें शामिल करती है बहुत सारी कंट्रीज़ को। अगर शामिल किया जाए सबसे सस्ते शहरों में, ठीक, तो सबसे सस्ते शहरों में आपका अहमदाबाद जो है वो नीचे से 10वें नंबर पर है। मतलब सबसे सस्ते शहरों में 10 देशों में या सबसे सस्ते शहरों में टॉप 10 में जो है अहमदाबाद भी है। ठीक है ना, और सबसे सस्ता जो है वो है आपका दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है, वो शीर्ष पर है। ठीक, तो एक बार मैं EIU के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो EIU जो है बेसिकली मैं इसका एक ब्रीफ बताता हूँ आपको। EIU जो है वो रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ। बोर्ड थोड़ा ऊपर हुआ है तो आप लोग बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है ये। ठीक, EIU जो है वो
रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीज़न है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, द इकोनॉमिस्ट ठीक है, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक डिवीजन है, ठीक, EIU, जो कि एक और सेम इसी तरीके से एक और रैंकिंग जो है जारी करता है, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स। और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है दोस्तों, वो है 53वीं। तो इसके साथ ये भी डेटा याद रखिएगा, ठीक है ना। आप ये याद रखिएगा कि EIU क्या है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है किसका, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप और द इकोनॉमिक्स ग्रुप करके एक आपका न्यूज़पेपर भी आता है, ठीक है, तो उसी का ये जो है एक विंग है। ठीक, अगर बात करें इस रैंकिंग की, अगर बात करें ये जो रैंकिंग जारी होती है, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो जारी होती है, अगर उसकी बात करें तो बेसिकली है क्या कि ये जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर जो है जिसके थ्रू ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जारी की जाती है, EIU के थ्रू, ठीक है ना, तो बेसिकली ये न्यूयॉर्क को एक सिंबल या एपिटोम मानता है, ठीक है, न्यूयॉर्क यानी कि USA के शहर को ये एक स्टैंडर्ड मतलब अपना मानक मान लिया है, और वहाँ से कंपेयर करता है कि जिस देश की मुद्रा या जिस देश की जो करेंसी है या जिस शहर में जो मुद्रा चल रही है, शहर में इस देश की ही मुद्रा होगी, तो वहाँ जो मुद्रा चल रही है अगर वो इन कंपैरिजन न्यूयॉर्क के, ठीक है, महंगी होती है तो वो शहर इसमें टॉप पर चला जाता है, और अगर वो मुद्रा सस्ती होती है तो वो शहर नीचे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से तेल अवीव, ठीक है, सिंगापुर और पेरिस, ये सब की मुद्राएं अगर न्यूयॉर्क से कंपैरेटिवली हायर होंगी तो इसलिए वो शहर न्यूयॉर्क के ऊपर चले गए हैं, और इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क की रैंकिंग 6वीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसके बारे में कुछ बात। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हु वॉज डिक्लेयर्ड एज द वुमेन ऑफ द ईयर अंडर द वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, यानी कि कौन वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के तहत किसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया गया है। यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है, हमारे बहुत सारे मित्र इसमें वो ऑप्शन ही नहीं पा रहे होंगे जो उन्होंने पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देने योग्य है कि जो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड के से मतलब जब उसका वितरण हो रहा था डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वुमेन ऑफ द ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है। वुमेन ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, PT उषा नहीं मिला है, हिमा दास नहीं मिला है, मीराबाई चानू नहीं मिला है, अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, ठीक है, ये स्प्रिंटर थी भारत की तरफ से, आपको पता होगा, ठीक, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो स्प्रिंटर थी, ठीक है। क्या करती थी ये, तो ये लंबी कूद जो है लॉन्ग जंप में थी, ठीक, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो स्प्रिंटर थी लॉन्ग जंप में, ठीक है, और 2003 के ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है ना, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। एक्चुअली है क्या कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड है ये बेसिकली दो लोगों को, जो कि कार्स्टन वार होल्म्स हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, इसे भी ध्यान दीजिएगा, कार्स्टन वार होल्म्स, ठीक, और दूसरा है इलेन थॉमसन हेरा।
इन दो लोगों को इस जो अवार्ड डिक्लेयर हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, ठीक है, इन दो लोगों को मिला है। तो ये है नॉर्वे की, जो कि हर्डल रेस करती थी, आपके स्प्रिंटर हैं लेकिन हर्डल रेस करने वाली महिला है, ठीक है ना, हर्डल रेस करती थी, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं इलेन थॉम्सन हेरा, वो है जमैका के, जो कि दौड़ते थे, नहीं रुकिए, जो कार्स्टन वॉल होम्स है वो नॉर्वे के हैं, ये मेल है, ठीक है, ये मेल है और हर्डल रेस करते थे, जबकि इलेन थॉम्सन हेरा जो है वो जमैका की हैं। मुझे जमैका से याद आया क्योंकि स्प्रिंटर यहीं के होते हैं, तो ये स्प्रिंटर है यानी कि धावक है, और ये 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर की रेस करती थी, ठीक है। तो इनको दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021। तो आपको याद ये रखना है कि वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। और आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड है, अगर डायरेक्टली पूछता है कि किसे दिया गया है, तो दो लोग को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? कार्स्टन वॉल होम्स को दिया गया है, जो कि हर्डल रेस करते थे, नॉर्वे के हैं, और दूसरा दिया गया है आपका इलेन थॉम्सन हेरा को, जो कि जमैका की हैं, और ये 60 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर की स्प्रिंटर है, यानी कि धावक है। ओके, आपको जो डेटा नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट और था, बहुत सारे हमारे मित्रों ने वो भी सोचा होगा कि इसका आंसर हो सकता है, तो उसे मैं यहां कहीं लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उसे, ठीक है ना। एक नाम है PR श्रीजेश, ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये जानते होंगे कि PR श्रीजेश किसका नाम है, ठीक है। PR श्रीजेश जो है वो गोलकीपर है, ठीक है ना, ये गोलकीपर है। इन्हें सेम इसी टाइप का अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड गेम एथलेटिक या एथलीट अवार्ड, ठीक है ना। इन्हें क्या, कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वर्ल्ड गेम्स अवार्ड, ठीक ना, वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड, ठीक, ATHLETE, ओके। तो वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड जो मिला है वो PR श्रीजेश को मिला है, जो कि गोलकीपर है, ठीक है। और दूसरा है सेम इसी तरह का वर्ल्ड एथलीट अवार्ड जो कार्स्टन वॉल होम्स और इलेन थॉम्सन हेरा को मिला है, जो कि क्रमशः नॉर्वे और जमैका की हैं। बट अगर विमेन ऑफ द ईयर पूछा जाएगा इसी में, तो आपका मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी, ठीक है। जो डेटा आपको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहां पर कि हु वाज अवॉर्डेड एज द DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICTPIMU रामानुजम पुरस्कार या रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ हेतु। ये है ही विकासशील देशों के लिए, ठीक है ना, युवा गणितज्ञ हेतु DST ICTPIMU रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? माधवी सिन्हा, नीना गुप्ता, अरिंदम बनर्जी या प्रोफेसर मृत्युंजय त्रिपाठी। तो ये दिया गया है आपका नीना गुप्ता को। इसका ऑप्शन होगा सी, अच्छा, ओके, एक्चुअली इस दोनों में ऑप्शन इधर, अच्छा मैं पूरा ओपन ही नहीं किया ऊपर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को यह अवार्ड मिला है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और उसके अलावा इंडियन मैथमेटिकल यूनिट, ये तीनों के द्वारा दिया जाता है। तो मैं एक बार फिर इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यह आपका क्वेश्चन, ठीक। यहां पर वैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां देख लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, DST देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मैथमेटिकल यूनिट IMU, जो यहाँ पर IMU है वो है, और इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल
ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये तीनों मिला करके जो है आपका ये अवार्ड देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि रामानुजम पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप रामानुजम के विषय में जानते ही होंगे। रामानुजम जो थे वो हमारे देश के और फिर बाहर भी चले गए वो, ठीक है। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनको कहा जाता था कि वो जब कोई भी प्रश्न सॉल्व करते थे तो चुटकियों में वो प्रश्न सॉल्व कर देते थे, ठीक ना। उन्हें हार्वर्ड या कैम्ब्रिज, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक है, उस समय के जो एक महान प्रोफेसर थे उनके बहुत सारे थ्योरम्स को देख के उन्हें कॉल भी किया था बाहर, ठीक है। हार्डिंग या ऐसे हार्डी करके कुछ उनका नाम था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है वो चीज़ें, ठीक है। तो रामानुजम के विषय में आप जान ही गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और IMU, इसमें आपका है। ये तीनों चीज़ें मिल करके जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अवार्ड देती हैं, ठीक है। जो इस बार का अवार्ड मिला है आपका नीना गुप्ता को। इसके साथ साथ एक चीज़ और जाननी है, ठीक ना, एक होता है अबेल प्राइज। अबेल प्राइज जो होता है इसे बोला जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल, ठीक है, इसे बोला जाता है मैथ्स का नोबेल प्राइज, ठीक। तो ये दिया कहां से जाता है? ये दिया जाता है, ठीक है, ये जो अवार्ड है ये देती है नॉर्वे के गवर्नमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, नॉर्वे के राजा या नॉर्वे की गवर्नमेंट जो भी बोलिए वो देती है, ठीक है। वहां के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था नील हेवरिक अबेल। नील हेवरिक अबेल, ठीक। इन्हीं के बाद जो है नॉर्वे की राजा या नॉर्वे की गवर्नमेंट अबेल प्राइज देती है। इसमें मिलता क्या क्या है? इसमें मिलता है 7.5 मिलियन नॉर्वेनियन क्रोन। तो नॉर्वे की मुद्रा भी आपको पता चल गई है कि क्रोन होती है, नॉर्वेनियन क्रोन या क्रोन होती है, ठीक है। तो अबेल प्राइज को क्या बोलते हैं? मैं बता भी चुका कि अबेल प्राइज को बोलते हैं, जैसे जो नोबेल प्राइज है वो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता, ठीक, बट इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स जब नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी के आसपास आपका अबेल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अबेल प्राइज को मानते हैं कि ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है। ABEL इसकी स्पेलिंग होगी, ठीक है ना। अबेल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स का नोबेल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन प्रदान करता है? मैंने बता दिया कि नॉर्वे के राजा प्रदान करते हैं, ठीक है, नॉर्वे के जो किंग है वो प्रदान करते हैं। नील हेवरिक अबेल वहाँ के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उनके आफ्टर हिम या उनके बाद जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। 7.5 मिलियन यानी कि 7.5 × 10 लाख, ठीक है ना, इतना नॉर्वेनियन क्रोन जो है इसमें प्रदान किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें और जानने लायक हैं। इसमें पहली चीज़ ये जानने लायक है कि इस साल का जो अबेल प्राइज पाए हैं वो पाए हैं डेनिस सुलिवैन, पाए हैं डेनिस सुलिवैन, SULLIVAN, ठीक है ना। इंग्लिश में यही चीज़ आप लिख लीजिएगा, डेनिस सुलिवैन, ओके। तो इस बार का जो अबेल प्राइज पाए हैं 2022 का वो पाए हैं डेनिस सुलिवैन, और पिछले साल जो पाए थे वो अबी विडरसन पाए थे, ठीक ना, अबी विडरसन, ठीक, स्पेलिंग ये है WIGDER, विडरसन, अबी विडरसन पाए थे, और कोई लोजलो पाए थे, लोजलो महोदय। ये दोनों लोग जो पाए हैं ये 2021 का पाए हैं, ठीक है, और ये जो पाया है बंदा वो 2022 में अबेल प्राइज पाया है, ठीक। तो ये तो थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। पहले आंसर जान जाइए कि इसमें पूछा है स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य, याद रखिएगा ये पॉइंट नोट करिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार, तो हो सकता है स्टेट की जगह पर
आपको कई बारी, ठीक है ना, ये समझ में आए कि जो शहर सबसे स्वच्छ है शायद वो राज्य भी सबसे स्वच्छ हो। लाइक इंदौर जो है 5 बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आ रहा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इसमें ऑप्शन भी है, देखिए ये मैंने, बट ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि द क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड वाज अवार्डेड इन विच, या अवार्डेड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा राज्य पूछा है, शहर नहीं पूछा है, ठीक है, या ULBs जिसमें 100+ है 100 माइनस है वो नहीं पूछा है, आपसे राज्य पूछा है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसको बिल्कुल ब्रॉड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण वाले पुरस्कार में ऐसा राज्य कौन सा है जो सबसे स्वच्छ है। तो वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ऊपर चलो, ठीक है, ये देखिए हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। एक बार एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूं कि पहले इंग्लिश में देखिए, और नवंबर इससे मतलब नहीं है, ठीक ना, लेकिन नवंबर में द रिजल्ट्स ऑफ द 6th एडिशन, एक एक चीज याद रखिएगा, 6वां एडिशन है, 6वां संस्करण है ऑफ द एनुअल सैनिटेशन अर्बन सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। अर्बन सैनिटेशन यानी कि शहरी स्वच्छता का जो सर्वे हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वर अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको बोलते हैं मोहुआ, ठीक ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ मंत्रालय ने इसको स्वच्छ महोत्सव नाम दिया है। बेसिकली स्वच्छ महोत्सव के बीच में भी एक वर्ड है, स्वच्छ अमृत महोत्सव नाम दिया है, ठीक है, स्वच्छ अमृत महोत्सव, क्योंकि आपको पता है कि अगले 25 साल जो है अमृत काल चल रहा है, हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। इस बार का बजट जो है थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो स्वच्छ अमृत महोत्सव है। छत्तीसगढ़ डिक्लेयर्स द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 ULB। मतलब यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, थोड़ा यहाँ गड़बड़ लिखा है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो 100 से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, और उस कैटेगरी में ये जो है पहले नंबर पर आया है। वहीं जहाँ ULB 100 से कम है उसमें झारखंड पहले नंबर पर है। वाराणसी को बेस्ट सिटी ऑफ द बैंक ऑफ द गंगास का जो है अवार्ड मिला है, ठीक। तो कुछ चीज़ें जानते हैं इसके विषय में, हर एक पॉइंट को देखते हैं। सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है कि वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 6वां संस्करण लॉन्च किया गया, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम स्वच्छ महोत्सव नामक एक कार्यक्रम में घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक USB वाले शहरों में फिर वही चीज लिखी हुई है, ULB की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया। झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया। वाराणसी के उत्तर प्रदेश को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर यानी कि 1 लाख से आबादी के शहरों में घोषित किया गया है। चलिए इसके विषय में जानते हैं कुछ बातें। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, आपको ये पता चल चुका है, ठीक है, इसके लिए मैं प्रॉपर नोट्स एक आप लोगों के लिए बना कर ले आया हूं। तो आप लोगों को ये पता चल चुका है कि 6वां संस्करण जो है लॉन्च किया गया है, ठीक। ये 6वां संस्करण जो है स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में 3 बातें ध्यान रखी गई थी। पहला है उसमें, ओके, पहला है स्वच्छता, दूसरा है आपका अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक ना, और तीसरा है आपका समग्र स्वच्छता। ठीक, ये 3 बातें इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण का 6वां एडिशन है उसमें ये 3 पॉइंट जो है शामिल किए गए हैं, ठीक। कब दिया गया? तो स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है स्वच्छ भारत अभियान शहरी जो चल रहा है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0, स्वच्छ भारत अभियान शहरी या अर्बन 2.0, इसका शुभारंभ भी जो है किया गया और ये जो चल रहा है इसी में दिया गया। तो श्रेणियां किस किस तरह से डिवाइडेड होती हैं हम देखेंगे, ठीक। तो यहां पर मैं श्रेणियां लिखना शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि 1 लाख से कम आबादी, ठीक। दूसरा है यहां पर 1 लाख से आबादी, ठीक। तो 1 लाख से अधिक आबादी में तो आपको एक चीज बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि हर बार इंदौर पहले नंबर पर है, फिर है आपका सूरत, ठीक है, और तीसरे नंबर पर इस बार है विजयवाड़ा,
ठीक। और 1 लाख से कम आबादी में आपके 3 शहर है महाराष्ट्र के, वीटा, लोनावला और सासवड। वीटा, ये वीटा लिखा हुआ है, वीटा, लोनावला और तीसरा है सासवड। ये है आपका महाराष्ट्र का, ठीक ना। 1 लाख से कम आबादी वाले 3 शहर हैं, वीटा, लोनावला, सासवड। और 1 लाख से अधिक आबादी में 3 शहरों ने जीता है। इंदौर लगातार 5वीं बार जीत चुका है, आपको पता होगा, ठीक है ना। 5th टाइम्स जो है इंदौर जीता है। फिर है सूरत, फिर है विजयवाड़ा, ठीक। इसके बाद कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे बेस्ट टाउन सिटी। ये मैं तीनों पॉइंट मिटा रहा हूं यहां से, ठीक। अगर बात की जाए बेस्ट टाउन सिटी की, ठीक, तो इसमें आता है वाराणसी, ठीक। बेस्ट टाउन सिटी में आता है आपका वाराणसी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है कि अगर ऐसे मतलब राज्य, ठीक ना, जहां पर 100 से अधिक यूएलबीज है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज है, उसमें आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि ऐसे शहर जहां पर 100+ यूएलबीज है, यानी कि अर्बन, ठीक है, लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब क्या हो गया, शहरी स्थानीय निकाय, ठीक ना। शहरी स्थानीय निकाय ऐसे जगहों पर जहां पर है 100 से अधिक, वहां पर छत्तीसगढ़ टॉप कर रहा है। और जहां से 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज है, वहां पर आपका टॉप कर रहा है झारखंड, ठीक है। तो 2 स्टेट है। 100+ वाले यूएलबीज में छत्तीसगढ़ टॉप कर रहा है, 100 से कम वाले में आपका झारखंड टॉप कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक है 5 स्टार कचरा मुक्त शहर, ठीक है ना। 5 स्टार कचरा मुक्त शहर, इतनी चीजें मुझे आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं आगे चलता हूं, यहीं पर लिखता हूं 5 स्टार शहर। तो ऐसे शहर है 9, ठीक है। और 3 स्टार यह है आपके 143, ठीक है, 143। तो 3 स्टार में है 143, 5 स्टार कचरा मुक्त शहर में है 9। मतलब ऐसे राज्य जिनको 5 स्टार दिया गया है, जैसे 5 स्टार होटल होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, 3 स्टार होटल आता है उससे खराब, ठीक, या 1 स्टार तो होता ही नहीं है, 7 स्टार होटल यानी कि 5 स्टार से भी बढ़िया, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो आपका है 5 स्टार कचरा मुक्त शहर, मतलब ये बहुत ही बढ़िया शहर है, बहुत साफ सुथरे शहर है, जिसमें का एक शहर तो आपको अभी भी याद होगा, आप अभी बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पहला शहर जो हर बार टॉप कर रहा है वो तो है ही है। तो ये 9 शहर का नाम आप याद रखिए, क्योंकि डेटा कम है और इसमें पूछ सकता है कि 5 स्टार शहरों की श्रेणी में कौन नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि इसको स्टार मार्क करिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आज नहीं तो कल यूपी के दिखना ही दिखना है, तो मैं इसको 5 स्टार ही देता हूं आपका, ठीक है ना। 5 स्टार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, या इससे रिलेटेड चीजें आपको एग्जामिनेशन में मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो आप इसको 9 शहर का नाम मैं बता रहा हूं, आप 9 शहर जो है घोट जाओ एकदम, ठीक है। तो शहरों के नाम है इस प्रकार: इंदौर, सूरत, नई दिल्ली पालिका परिषद, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इंदौर, सूरत, नई दिल्ली पालिका परिषद, ठीक। ये 1 2 3 हो गए यहां पर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा, पाटन। नवी मुंबई, अंबिकापुर, पाटन, विजयवाड़ा, ठीक है। टोटल हो गए 1 2 3 4 3 7, मैसूर और नोएडा,
ठीक, तो ये 9 नाम आप याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। मैं फिर से 5 स्टार कचरा मुक्त शहर पढ़ दे रहा हूं, इंदौर, सूरत, जो 2 शहर फर्स्ट और सेकंड नंबर पर थे, ठीक है। इसके अलावा नई दिल्ली पालिका परिषद, चौथा है आपका मुंबई, नवी मुंबई, फिर है अंबिकापुर, पाटन, ये पाटन लिखा हुआ है, पाटन, ठीक है ना, पाटन, विजयवाड़ा जो तीसरे नंबर पर है इस बार, मैसूर और नोएडा। ये 5 स्टार कचरा मुक्त शहर है जिससे प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी बेस्ट टाउन सिटीज में मैंने आपको बता दिया है कि वाराणसी पहले नंबर पर है, ठीक है, ठीक। सौ से कम वाले यूएलबीज में अगर आपको फास्टेस्ट मूवर स्टेट का नाम पूछा जाए, 100 से कम वाले यूएलबीज में, 100 से कम वाले यूएलबीज में अगर आपको फास्टेस्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, फास्टेस्ट मूवर स्टेट, तो ये होगा आपका मिजोरम। और 100 से अधिक वाले यूएलबीज में अगर फास्टेस्ट मूवर स्टेट का नाम पूछा जाए तो ये होगा आपका कर्नाटक, ठीक है ना। मैं देखता हूं दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पर, एक बार, काफी कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग भी पानी पी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं कि इतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट होगा। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन फंसने की मेरे साइड से तो बहुत ज़्यादा वो है कि इसमें क्वेश्चन फंस सकता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, तो जिस प्रकार इसका 6वां एडिशन है, आज से 7 वर्ष पहले जो है शुरू किया गया होगा इस स्वच्छ सर्वेक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गैंडिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम वाज लेड, ठीक है ना। किस राज्य में रानी गैंडिल्यू का, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है। आपके पास है 4 ऑप्शन, पहला है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है, मैं बता देता हूं, इसका आंसर है मणिपुर, ठीक है ना। तो जो रानी गैंडिल्यू थी, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया लिखा हुआ है, तो इसी में देख लेते हैं डायरेक्टली। तो रानी गैंडिल्यू जो थी, उनका संग्रहालय अभी खोला गया है। कहाँ पर उनके नाम से जो संग्रहालय है वो कहाँ खोला गया है, तो आपको बता रहा है मणिपुर में खोला गया है, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक। अंडरलाइन करते चलूँगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी आप देख लीजिएगा। तो इसको जो है, पहले ये जानिए कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक। ये बात आप याद रखिए कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी। ये आज़ादी के टाइम में इनका बहुत नाम आता है, रानी गैंडिल्यू का। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इनका संग्रहालय कहाँ खोजा गया है, तो मणिपुर में खोला गया है अभी, ठीक है, इनके नाम से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, ठीक ना, मतलब होम मिनिस्ट्री के साथ साथ जो सहकारिता मंत्रालय है, उसने मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले में, तो डिस्ट्रिक्ट आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लुआंग काओ गांव, ठीक। तो बस आप ये याद रख लीजिए कि कुछ लुआंग या लौंग टाइप का इनका है, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, या तो लौंग टाइप का है, लौंग जो हम लोग खाते हैं, जो फ्लावर बड होता है, ठीक ना, लौंग टाइप का है, या लुआंग टाइप का है। तो लुआंग लौंग दोनों एक ही टाइप का है, ठीक। तो इस गांव में या इस शहर में, मतलब जिले में रानी गैंडिल्यू जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है। इनका जन्म कब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर में ही इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। क्या क्या इनको मिला था, तो पद्म भूषण मिल चुका था, विवेकानंद सेवा सम्मान, स्त्री शक्ति पुरस्कार, और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भगवान बिरसा मुंडा उलुगलान, आपको पता होगा, उलगुलान, ठीक ना, मुंडा विद्रोह या उलगुलान आपने पढ़ रखा होगा। 1899 के आसपास में शायद जो है ये हुआ था उलगुलान। ये भी झारखंड के थे। ये स्वयं को जो है भगवान घोषित कर दिए थे एक तरीके से, और जितने आदिवासी समूह थे उनकी रक्षा करते थे जो बिरसा मुंडा महोदय थे। तो इनके ऊपर भी जो अवार्ड मिलता है वो भी रानी गैंडिल्यू को मिल चुका है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है।
जो मैंने पढ़ दिया है एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ कि 22 नवंबर, तो डेट नहीं याद रखनी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, बट एक्सप्लेनेशन में है तो मैं पढ़ देता हूँ कि 22 नवंबर 2021 को यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गेंदिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन लुआंगगाओ विलेज ऑफ तामेंगलोंग, जो भी है मणिपुर स्टेट में खोला गया है। रानी गेंदिल्यू वॉज बॉर्न ऑन, कितने से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, ताओसेम सब डिवीज़न तामलोंग डिस्ट्रिक्ट के, इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है कि 1972 से इनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ, अवार्डेड, ठीक है। ताम्रपत्र मिला 1972 में, पद्म भूषण मिलता है, फिर विवेकानंद सेवा सम्मान मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्त्री शक्ति पुरस्कार मिलता है 1991 में, स्त्री शक्ति पुरस्कार। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा का भी इनको अवार्ड मिलता है। तो बहुत ही एक रिनोन्ड पर्सनालिटी थी रानी गेंदिल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव मेट्रो फैसिलिटी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर उसके 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मेट्रो चलना शुरू हो गई है। तो बड़ी कृपा है कि हम लोग उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और हो सकता है कि आज नहीं तो कल मतलब गोरखपुर में भी मेट्रो आ ही जाए। हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है, बट आशा करता हूँ, हम ऑप्टिमिस्ट रहें, आशावादी रहें, तो गोरखपुर में भी आ जाएगी, फिर 6 स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। तो अभी डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? एक आपका चलती है नोएडा मेट्रो, तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ये 5 मेट्रोज जहाँ पर हैं, एक कानपुर में भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाकी नोएडा मेट्रो चलती है आपकी, ठीक है। लखनऊ मेट्रो आपकी चलती है। उसके अलावा आपकी 3 मेट्रोज और हैं, जो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गाजियाबाद में चलती है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यानी कि तीनों एनसीआर में चलती है, एक लखनऊ में चलती है, और अभी एक मेट्रो आपकी कानपुर में बन रही है जो कि चलना शुरू हो जाएगी, या मे भी इस टाइम तक चल रही हो, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आज की डेट का नहीं है, ठीक है। तो ये 5 मेट्रो चलाने वाला जो है स्टेट बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, मेट्रो रेल सर्विस इज करेंटली ऑपरेशनल इन गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ कानपुर मेट्रो, मतलब चल चुकी है। उत्तर प्रदेश विल बी द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव मेट्रो फैसिलिटी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही है। मेट्रो ट्रायल को मतलब जो इसका ट्रायल रन था उसको हरी झंडी दिखाई है, और कानपुर मेट्रो 15 नवंबर को टोटल बननी शुरू हुई थी। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है एक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा इसका अगर राज्य पुष्प की बात करें, राज्य पुष्प की बात करें तो पलाश का फूल है, पलाश का फूल है, ठीक है। वृक्ष की बात करें तो अशोक वृक्ष है, ठीक। पक्षी की बात करें तो क्रेन है, ठीक है ना। और पशु की बात करें तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। पशु जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल डिफेंस रिलेशंस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच में, यानी कि राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व, ये जो है कहाँ स्टार्ट किया गया, ठीक है। अयोध्या, झांसी, मथुरा या वृंदावन, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो रक्षा संबंध पर्व है ये आपका स्टार्ट किया गया है झांसी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झांसी। तो कह रहा है कि राष्ट्र रक्षा सम्मान पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था झांसी में जो सेलिब्रेट किया गया, वहीं पर ये राष्ट्र रक्षा सम्मान महोत्सव, ठीक ना, यह संबंध महोत्सव स्टार्ट किया गया है। इसका आयोजन आपके राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि द न्यू इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द बर्थडे ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑन नवंबर 19 एट द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट झांसी फोर्ट। तो झांसी फोर्ट में जो फंक्शन हुआ, ठीक है, उसी में लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के दिवस पर जो है ये आपका जो भी रक्षा समर्पण पर्व
स्टार्ट किया गया। यहाँ पर संबंध पर्व लिखा है, ठीक है, बट ये आपका समर्पण पर्व है। ठीक, ठीक, तो समर्पण पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, वेयर हैज द नेशन वाइड रिवर एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड, यानी कि राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक ना, जो पुरुषोत्तम जी हैं, इसके मंत्री जो है मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया है ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, तो इसमें कई सारे राज्य हैं, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। एक बार देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो आंसर तो था इसका कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश है। और इसमें जो अन्य राज्य हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च द रिवर एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम ऑन अक्टूबर 8, 2021 एज ब्रिज घाट। ठीक है, ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया है। अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, अदर 4 स्टेट उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़ पार्टिसिपेट इन द लॉन्च ऑफ नेशनल रिवर एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम। द रिवर रियरिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एज द स्पेशल एक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY स्कीम के अंडर में टू एनहांस द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बाई प्रोडक्टिवली एक्सपैंडिंग, डीपनिंग, डाइवर्सिफाइंग एंड यूजिंग लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं इसमें से बता दे रहा हूँ। ठीक, पहले तो आपका योजना का नाम इंपॉर्टेंट था, तो आपका योजना का नाम है नदी पशुपालन कार्यक्रम। पहले तो इसका नाम है नदी पशुपालन कार्यक्रम। ठीक, दूसरा आपका ये है कि अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के। ठीक, तो इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला। ओके, देन आपका पूछ रहा है कि ये स्टार्ट कहां से हुआ, तो हुआ आपके ब्रिजगढ़ गढ़मुक्तेश्वर, ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से। तो स्टार्टेड एट यूपी, ठीक ना, या गढ़मुक्तेश्वर आप याद रख लीजिए। ठीक ना, गढ़मुक्तेश्वर याद रख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि जो PMMSY योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, उसमें जो है इनहांस फिश प्रोडक्शन, मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और लैंड और वाटर के जो है उसको प्रयोग को, उसके विस्तार, गहन विविधीकरण उपयोग करके मछली उत्पादन किसी तरह से बढ़ाना है उनको। ठीक है, तो नाम से भी आपको पता चल रहा है कि नदी पशुपालन कार्यक्रम, यानी कि नदियों में जो पशुपालन हो सकता है, यानी कि मछलियों को पशु के तरह से समझ के जो है उनका संवर्धन करना है, उसी से रिलेटेड ये योजना है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। 4 स्टेट भी इसमें प्रेजेंट थे जिनका बहुत महत्व नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मीठी क्रांति, जैसा कि देख के ही समझ में आ जा रहा है कि मीठी क्रांति आपकी हनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा शहद। NBHM योजना है मीठी क्रांति NBHM योजना। तो ये जो योजना है ये आपके शहद से या शहद के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। NBHM मतलब होता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है।
ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इसे 1 स्टार दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मीठी क्रांति, ठीक ना, देखने से तो बहुत इजी लग रहा है, मीठी क्रांति नाम है इसका, लेकिन इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतना ज़्यादा आसान इसकी क्रांति मतलब रख दिया गया है इसका नाम कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो NBHM जो है आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, उसके अंदर में कहा गया है कि 3 साल यानी कि 2020-21, 21-22 और 22-23 को एम किया गया है कि जो भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इसके क्षेत्र में जो है डेवलप कर रहे हैं, मतलब स्वीट रेवोल्यूशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो उसका उद्देश्य मित्र करने पर वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का विकास करना है। सॉरी, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन मतलब जो साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे आपको पता होगा हनी बॉक्स आते हैं छोटे छोटे से, बी बॉक्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो वो कई सारे जगह पर इनका जो है पालन चलता है। तो वो वैज्ञानिक जो तरीके हैं उस तरीक़ों से जो है इनको इनका जो बी प्रोडक्शन है या शहद का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बढ़ाना है, शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यानी कि शहद की उत्पादकता बढ़ानी है और उत्पादन बढ़ाना, सॉरी प्रोडक्टिविटी होता है, उत्पादन बढ़ाना है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं भी तुरंत दे दूंगा उत्तर, कि जो हनी यानी कि शहद की मक्खी होती है, यानी कि मधुमक्खी, उसके कल्चर को यानी कि उसके संवर्धन को क्या बोलते हैं, ठीक ना, तो उसको बोला जाता है एपी कल्चर, ठीक ठीक, एपी कल्चर बोला जाता है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। तो ये है NBHM यानी कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो मीठी क्रांति के नाम से आपका ये योजना आई है। तो नाम याद रखिएगा, ये मैंने 1 स्टार मार्क किया है, एग्जामिनेशन में कहीं मिल सकता है आपको इस तरह का प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी जो है एक मिशन आपका जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत प्रोग्राम, वो लॉन्च किया है युवा कार्यक्रम खेल मंत्री के साथ मिलकर के, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कार्यक्रम तो बहुत टाइम से चल रहा है, जो आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम है ये चल तो बहुत टाइम से रहा है, बट अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि खेल मंत्रालय के साथ मिलके, ठीक है ना, इसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया आपका प्रयागराज में, जहां पर आपके जो वो है अनुराग ठाकुर ने जो है इसको स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर होगा प्रयागराज, ठीक। बेसिकली हुआ क्या कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक पूरा 1 महीना इसे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक। तो समझ लेते हैं कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम जो कुछ साल पहले आपका आया, ठीक, कब आया, 2 अक्टूबर के दिन आया, ठीक, 2015 में, और टारगेट किया गया कि 2019 तक सब साफ सफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था वो आया था 2 अक्टूबर 2015 में, और ये आपका 2019 तक सब साफ कर देंगे का टारगेट रखा गया था। 5 साल का टारगेट था, तो ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, 15 में लॉन्च हुआ, तो नहीं सॉरी, तो फिर ये 14 में होना चाहिए क्योंकि टोटल 5 साल का टारगेट था इसमें, ठीक है। तो आपका 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये 5 साल का गैप होता है अब, तो इस तरह से भी चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 में आया और 5 साल बाद यानी कि 2019 में इन्होंने कहा कि सब कुछ साफ कर देंगे, भारत को स्वच्छ बना देंगे। तो ये कार्यक्रम चल रहा था, बट अभी सूचना और प्रसारण मंत्री प्लस, ठीक है, जो आपका युवा कल्याण या खेल मंत्रालय जो आपका है, ठीक है ना, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जो है, खेल मंत्रालय और युवा कल्याण, ठीक, या कार्यक्रम, ये दोनों मंत्रालय ने मिल करके, जिसको अनुराग ठाकुर जी ने प्रयागराज में जो है आपका इसको लॉन्च किया फिर से 1 महीने के लिए। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। इसलिए जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाते ये फिर से
न्यूज़ में है, तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द नेशन वाइड स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे बाय मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर फ्रॉम October 1st to October 31st 2021 to commemorate the Amrit Mahotsav of Azadi. Okay. The objective of the campaign is to create awareness, mobilize people and ensure their participation in the cleaning of garbage, mainly single-use plastic waste across the country. तो ये भी याद रखिएगा कि cleaning of garbage and single-use plastic के जो यूज़ हो रहा है across the country, उसको आपका कम करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए जो है ये फिर से चलाया गया है। चलाया कितने दिन के लिए गया है? तो 1 महीने के लिए चलाया गया है। कब चलाया गया है? अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 के बीच में। और लॉन्च कहाँ किया गया है? इसको प्रयागराज में शुरू किया गया है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का शहर है प्रयागराज, आपको पता है संगम बनता है प्रयागराज में। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। ठीक, तो आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से यूरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है भारत में, पिछले 2 या 3 वर्षों से, 4 भी कह सकते हैं, तो पिछले 2-3-4 वर्षों से यूरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि आप नीम कोटेड यूरिया बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका ये आया है कि नैनो यूरिया स्टार्ट किया गया है, कॉमर्शियली प्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया गया है। ठीक, और ये कौन सा देश है वर्ल्ड में जो कि इसने स्टार्ट किया है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, तो उस हिंट से आप इतना तो समझ सकते हो कि वो देश कौन सा है। भारत देश है अपना। ठीक है, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्टार्ट कहाँ किया गया है? ये जो कमर्शियली प्रोडक्शन किया गया, जो नैनो यूरिया थोड़ा तरल या लिक्विड रूप था उसको सबसे पहले दिया गया है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। ठीक है, जो फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सबसे पहले ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए दिया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। बाकी बहुत सारे पहलू हैं, बट चूंकि ये उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होती है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर होगा भारत। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड, जो मैंने बताया कि तरल नैनो यूरिया जो है, ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड बिन स्टार्टेड बाय इफको जो है खाद बनाती है, ठीक ना, फर्टिलाइजर की एक जो आपका कमर्शियल कंपनी है कह सकते हैं, ठीक ना, उसने शुरू किया। क्या किया? कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनी है, वही मैं बता रहा था। विद दिस इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस नैनो यूरिया। इफको हैज सेंड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड टू उत्तर प्रदेश फॉर द फार्मर्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो एनवायरनमेंट डे कब पड़ता है वो आपको पता होगा, 5 जून के आसपास पड़ता है। तो पिछले साल 5 जून को, ठीक है ना, ऐसा किया गया है और ये अब परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में देखते हैं कि सहकारी क्षेत्र की कंपनी है इफको, जिसने नैनो यूरिया तरल व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया और इसके साथ ही भारत जो है इसका कमर्शियल उत्पादन करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है। और इसने विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर नैनो यूरिया तरल को अपनी पहली खेप भेज दिया किसानों के लिए प्रयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश को। तो ये चूंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया गया इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो एक बार फिर मुस्कुराइए क्योंकि आप एलन मस्क की दुनिया में है। ठीक है, तो लिखा हुआ है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो एलन मस्क को घोषित किया गया है। स्पेस एक्स आपने बहुत नाम सुना होगा, टेस्ला की कार, टेस्ला का सेलफोन, मतलब सेलफोन का तो अभी नहीं पता, बट टेस्ला की कार, ये चाइना में प्लांट लगाते, इंडिया को भेजते, तो इंडिया ने सेम उतना ही जो है उस पर टैक्स लगा दिया। जैसे 35 लाख की कार है जो कि वो चाइना में अपना प्रोडक्शन करवाते और फिर इंडिया में आता, तो इंडिया के नितिन गडकरी जी ने कहा कि चलो ठीक है उतना ही टैक्स लगा दो इस पर, तो 70 लाख की कार हो गई। ठीक है, तो फिर उन टेस्ला ने कहा कि ऐसा क्यों, एलोन मस्क ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गडकरी साहब, आप 35 लाख की है तो आप 40 में खरीद लो। तो गडकरी साहब ने कहा कि हमारा इंडिया भी तो है, यहाँ लगा लो, ये तो इतनी बड़ी ज़मीन है यार, इतनी यहाँ पर लगा लो अपना प्लांट। तो ठीक है, फिर कुछ बातें चल रही हैं, तो अभी तो हम लोग टाटा से बनवा रहे हैं, टाटा से, ठीक है, टाटा 10 लाख में देगी और टेस्ला 35 में या 70 में, वो ड्यूटी लगने के बाद।
आपको शायद मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हो, ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें। तो अभी इसका आंसर है आपका एलोन मस्क। एलोन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। तो यहाँ पर है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ मैं वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी हो रही थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताया कि जो एलोन मस्क है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एलोन मस्क जो है वो सीईओ है टेस्ला मोटर्स के, मैं बात इसी के बारे में कर रहा था, ठीक है। ऐसे टी फॉर टेस्ला जो है इनका थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके इनका जो है सिंबल है। द फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ स्पेसएक्स के फाउंडर है और रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड हो गए थे, एक समय के लिए रिचेस्ट पर्सन हो गए थे विश्व में। मैं बात क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली जो टेस्ला कार है ये ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है टेस्ला, ठीक ना। ये ऑटोमेटेड है, मतलब कि अगर आप इसको छोड़ भी दो ना तो ये अपने आप चलेगी, थोड़ा बहुत काटती रहेगी, लेकिन आप उसको कभी कभी टच करते रहो। ऐसा कुछ होता है कि 120 से 130 की स्पीड में चल रहे हो, टेस्ला खुद से ड्राइव कर रही है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आप उसके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, देख लीजिए। तो गाड़ियां तो बढ़िया बनाती है टेस्ला। ओके, फिर देखते हैं चीजें क्या है। इसने कहा कि हम चीन या चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश है, जो कहता है सब कुछ लाल, ड्रैगन लाल, ठीक है, तो जो जिसने एक अभी स्कीम आएगी कि जीरो वायरस करके उसने एक अपना चलाया भी है, अभी क्वेश्चंस में आएगा आगे। तो चीन में टेस्ला ने कहा कि भाई करते क्या है कि हम चीन में ले जाकर के प्लांट लगा देते हैं। किसका प्लांट लगा देते हैं? तो टेस्ला का प्लांट लगा देते हैं, ठीक। और जो भारत है हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है ना, ठीक, हमारा जो प्यारा भारत है, इसमें ले जाकर फिर यहां से बेच देते हैं, ठीक। तो फायदा ही फायदा, पहला तो चीन खुश, ठीक है, और दूसरा भारत भी खुश कि भाई टेस्ला की कार आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा कर देते हैं और हम भी मजे में, ये लोग कहे इस पे टेस्ला मोटर्स वाले कहे कि हम भी मजे में, चीन भी खुश, भारत भी खुश, भारत के लोग भी खुश और हम भी मजे में। तो फिर नितिन गडकरी साहब ने कहा कि मतलब भारत ने ऐसा कहा कि ऐसा है कि टेस्ला की कार लेके आओ, हमें कोई नाराजगी नहीं है, आप टेस्ला की कार हमारे वहाँ लेके आओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर 35 लाख की कार होगी तो 100% टैक्स उस पर अप्लाई कर देंगे। 100% टैक्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी गणित समझिए। तो 100% का मतलब होता है कि 35 लाख का है तो 35 लाख हम इस पर टैक्स अप्लाई कर देंगे। अब भैया हो गई कार जो है वो 70 लाख की, कार कितने की हो गई? 70 लाख रुपए की। अब कार पहुंची 70 लाख रुपए में भारत में, ठीक है। तो टेस्ला वाले थोड़े परेशान, इन्होंने कहा कि भाई ये तो समस्या हो गई, समझ में नहीं आ रहा था इनको, ठीक है, सर खुजाने लगे। तो फिर इन्होंने पूछा, नितिन गडकरी जी को फोन लगाया, ठीक है, नितिन गडकरी जी को फोन लगाया, कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो यार, कर क्यों रहे हो ऐसा, हमारी जो कार है उसे बिकने दो, अपने वहाँ सस्ते में बिकने दो, 40 लाख में बिकने दो। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि इतना बड़ा हमारा देश है, आप जो प्लांट यहाँ ले आके चीन में लगा रहे हो, आप ये प्लांट ले आओ भारत में लगा दो, भारत में लगा दो, और हम उस पर कोई ड्यूटी नहीं लेंगे, हम 35 लाख में ही आपसे खरीद लेंगे। एक एक बंदा यहाँ का 35 लाख रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो कुल मैटर ये चल रहा था। बाकी हमने जो है उससे कह दिया है, फोर्ड से कह दिया है, फोर्ड चली गई थी इंडिया से, फोर्ड ने कहा कि यहाँ बेचना बड़ा टफ है, तो फोर्ड को ऑफर दे दिया कि तुम आओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ हमारे वहाँ, इस बार के आपके उसमें है बजट में है कि आओ तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वापस बनाओ, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ मत बनाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, तुम्हारा स्वागत है। तो फोर्ड भी वापस आएगी, बाकी आपका टाटा तो बना ही रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो वही है एलोन मस्क जिन्होंने अभी अभी ट्विटर जो है वो खरीदने की कवायद कर दी है, या ऐसा कहिए खरीद लिया है। बहुत ज़्यादा पैसे इनके पास, पैसे गिनने की जरूरत है नहीं, तो इन्होंने पैसे दे दिए हैं कि दे दो मुझे ट्विटर, उसे भी बर्बाद करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SFSI, ओके, SFSI, SFSI में भारत उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूछ रहा है। SFSI जो है वो आपका फसाई के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है आपकी 5वीं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं बिना समय गंवाए। तो कह रहा है फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द स्टेट, ठीक है, SFSI यही है, फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द स्टेट्स वाज रिलीज्ड बाय फसाई ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो कुछ चीजें अब इसमें जो है मैं मार्क कर रहा हूं, आप लोग इसको देखते चलेंगे, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका? मनाया जाता है आपका 7 जून, ठीक। पहला तो इसमें पॉइंट ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि FSSI फसाई जो है वो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है।
फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है विश्व खाद्य, जिसका थीम क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, ठीक, खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ठीक, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस जो है इसका थीम है। चलिए ब्लू लिखते हैं, ब्लू नहीं लिखा रहा है, पता नहीं कैसे लिखा रहा था, ठीक है। चलिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI, गुजरात हैज टॉप्ड अमंग द बिग स्टेट इन दिस फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ FSI, फॉलोड बाय तमिलनाडु, महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया लिखा है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है कि कौन टॉप किया, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, ठीक है। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए, ठीक है ना, चंडीगढ़ टॉप किया, अंडमान निकोबार जो है उसके बाद आता है, ठीक है, दिल्ली के साथ में। अमंग द स्मॉलर स्टेट्स गोवा टॉप किया है लिस्ट में, उसके बाद आता है मणिपुर और मेघालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश की रैंक आपको याद रखनी थी, तो 5वीं रैंक है, ठीक है। बिग स्टेट्स में नंबर पाया है 59, नंबर से मतलब नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा शहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कर रहा हूं स्टार मार्क, आप भी कर लीजिए स्टार मार्क। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी was laid? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा राज्य है या शहर है जहां महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी सरकार घोषित कर दी थी 1915 के आसपास में अफगानिस्तान में, जहां पे खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया था, ठीक है। तो ये है महेंद्र प्रताप सिंह। जो यूनिवर्सिटी आपकी है महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, वो है आपकी अलीगढ़ में। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसके बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ 14 सितंबर 2021। तो आप मुझे बताइए कि 14 सितंबर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दो 14 सितंबर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो 14 सितंबर होता है हिंदी डे, हिंदी दिवस, ठीक। आगे देखते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप वॉज बॉर्न से मतलब नहीं है, हाथरस में पैदा हुए थे, मतलब ये है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पैदा हुए थे। ये अफगानिस्तान चले गए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, और पहली गवर्नमेंट जो है वहां पर एग्जाइल देयर हिमसेल्फ बिकम द प्रेसिडेंट, खुद को घोषित कर दिया और पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान में बना दी, ठीक है। तो ये थे महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हाथरस में जन्मे, अफगानिस्तान में भारत की पहली एग्जाइल गवर्नमेंट या निर्वासित सरकार जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वासित सरकार जो है, खुद को घोषित करके बना दिया और खुद को कहा कि मैं हूं प्रेसिडेंट। तो ये थे महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके नाम पर अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बन गई है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और ये 1915 की आसपास की बात है, 1915 में अफगानिस्तान में जाकर, ठीक ना, गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन्होंने घोषित कर दी। ओके, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टिक करिए, स्टार मार्क दीजिए, कम से कम 3 स्टार, तो ये भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका 90वां प्रश्न। वेयर वाज द अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एस्टेब्लिश अ चेयर इन द नेम ऑफ तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम पर पीठ स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ की है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। जब तक आप लोग इसका आंसर करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, इसका आंसर होगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो कह रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैटरडे में एक हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट जो है एमिनेंट पोएट थे उनके लिए, जिनका नाम था सुब्रमण्यम भारती या भारतीयर, उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौथी पुण्यतिथि पर ऐसा किया गया है, तो इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर ऐसा किया गया है, ठीक ना, श्रद्धांजलि अर्पित की है उनके नाम पर। तमिल अध्ययन के लिए काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में एक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि BHU में अब इनके नाम से, किसके नाम से, तो सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से क्या पढ़ाया जाएगा? तमिल, ठीक ना।
मतलब इनकी एक पीठ, पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, बट इनकी एक जो पीठ है वो स्थापित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इनकी पीठ जो है स्थापित की गई है वहां पर, जैसे किसी के नाम पर पीठ स्थापित की जाती है, ठीक है ना। चलिए जैसे बाबा गोरखनाथ के नाम पर गोरक्ष पीठ स्थापित है, ठीक है ना। इसी तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर सुब्रमण्यम भारतीयर के नाम पर वहाँ पर एक पीठ स्थापित की गई है। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा स्मूथ और अच्छी लग रही होगी, ठीक है। एक्चुअली बोलते बोलते मेरा भी गला दर्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनीताल लॉ यूनिवर्सिटी इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपके प्रयागराज में की गई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो आपका प्रयागराज में स्थापना की है। अगर आप प्रयागराज के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसी तरह से आप जान जाइए कि टोटल 5 प्रयाग होते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं बैड मार दाव पाक नान, ठीक। तो किसी भी तरह आप इसको याद कर लो, बैड मार दाव पाक नान, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। तो ये देवप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, वी से आपका कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और वी से आपका विष्णुप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग। अब यहां पर ए से हो गया अलकनंदा, सारा ए जो है अलकनंदा रिवर है, तो ए में याद नहीं करना है। अब आपको याद करना है बाकी नदियों का नाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम याद करते हैं नीचे से। बी से होगा भागीरथी, सारे प्रयाग याद करा दे रहा हूं मैं आपको। बी से हो गया भागीरथी, एम से हो गया मंदाकिनी, ठीक। डी से हो गया धौली या धौली गंगा, ठीक है। पी से हो गया पिंडारी, ठीक। और एन से हो गया नंदी। तो ये है कुल आपके रिवर्स। फिर से देख लीजिए, भागीरथी बी से हो गया, मंदाकिनी से एम हो गया, धौली गंगा से डी हो गया, पिंडारी पी और एन से हो गया नंदी रिवर। ये हो गया आपका देवप्रयाग, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये हो गया आपका वी से रुक जाइए कर्णप्रयाग, एन से नंदप्रयाग और वी से आपका होगा विष्णुप्रयाग। ओके, तो ये आपके 5 प्रयाग हैं जिनको आप याद कर लीजिए, आए दिन परीक्षा में पूछता रहता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोजित एक भव्य समारोह हुआ जहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अधिवक्ता चैम्बर का शुभारंभ इन्होंने किया। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द पिलग्रिमेज साइट हुज 10 किलोमीटर द सेल ऑफ मीट एंड लीकर वॉज बैंड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द पेरीफेरी। कह रहे कौन सा तीर्थस्थल है जहां के 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में, पेरीफेरी मतलब पारी, मतलब वही समझ गए आप लोग, वही पेरीफेरी मतलब क्या बोला जाएगा, अरे परिधि, ठीक ना, ठीक। मान लीजिए इसके 10 किलोमीटर के परिधि में ना लीकर रहेगी, ना लीकर शॉप रहेगी और ना ही मीट, ठीक ना, ये नहीं रहेगा। तो कौन सी जगह है? राधे राधे, ठीक ना। तो ये जगह है आपकी श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जिसका ऑप्शन यहाँ होगा अयोध्या, वृंदावन, देवभूमि, मगहर। तो ना अयोध्या है, ना देवभूमि है, ना मगहर है, ठीक है ना, क्योंकि अयोध्या तो श्री राम का है, देवभूमि हमें आइडिया नहीं है, और मगहर जो है वहाँ पर डेथ हुई थी आपकी संत कबीर की, ठीक है, गोरखपुर से ही दूर है संत कबीर नगर, वहीं पर मगहर है। तो
ये आंसर होगा वृंदावन, जहाँ पर जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। तो वहाँ पर ये मीट और लीकर जो है बैन कर दिया गया है। तो देख लेते हैं कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ लीकर एंड मीट इन द कृष्ण जन्मभूमि 10 किलोमीटर एरिया और विसिनिटी, एरिया मतलब आसपास के क्षेत्र को विसिनिटी भी बोलते हैं, मथुरा वृंदावन रीजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन क्षेत्र के 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, बट मैं इसे 1 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सा है, और 1 स्टार देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस हैं। जो मैं जहाँ पर क्वेश्चन पे मार्क करवाता हूँ वो जरूर मार्क करिए, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम जलवायु परिवर्तन रोगों का संबंध किस देश से है? तो ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा में एक महिला मिली है 70 साल की, जिसको जो है क्लाइमेट चेंज से कुछ बीमारियां हुई है। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ठीक है, ईयर बताना है, और बताना है कितनी ग्रीन हाउस गैसेस पर, GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी या कम करने की बात हुई थी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और अपनी कॉपी में भी वहीं के साथ पर नोट कर लेंगे। तो आपको अभी इस प्रश्न पर ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है रिलेटेड टू वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज डिजीज, जिसने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो बीमारी हुई है वो हमारे देश के एक नागरिक को हुई है। 70 साल की एक महिला है कनाडा में, इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट पेशेंट टू सफर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, यानी कि 70 साल की एक महिला बुजुर्ग को क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहली मरीज माना जा रहा है। अब आप सोचिए कि कनाडा में एक महिला है 70 साल की, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वो बीमार हुई है। आप अपने देश के बारे में सोचिए, ऐसे पता नहीं कितने लोग बीमार होंगे, ऐसे पता नहीं कितने लोग डेथ कर गए होंगे। ठीक है, जिनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। तो पॉपुलेशन कम होने से इतना फ़ायदा तो है कि कम से कम आप लाइमलाइट में रहोगे, आपकी वैल्यू होगी, आपके जीवन की वैल्यू होगी। ठीक, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो जीवन की वैल्यू कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और लोगों में प्रेम भी कम हो जाता है। प्रेम का मतलब ये है कि जैसे जब पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, घर दूर दूर थे, तो एक दूसरे की मदद को लोग हमेशा आगे रहते थे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी आप चले जाओगे, या इवन जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोग चूँकि घर दूर दूर है, आबादी कम होती है ना, तो ऐसी जगहों पर हमेशा, मतलब ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जब भी मैं पहाड़ी क्षेत्रों में गया कहीं, तो मैंने देखा कि उन लोगों में इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, एक तरह से एकता बहुत ज़्यादा है। वो लोग काफ़ी मिलनसार हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, लड़के लड़की में भेद नहीं है। ठीक है, आप भी अगर बाहर गए होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई होंगी। लेकिन हमारे मैदानी क्षेत्रों में क्या है कि पॉपुलेशन तो ऐसे बिल्कुल गंगा यमुना का दोआब समझ लो, पूरा जो है, हाँ बस, तो उससे क्या होता है कि वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो कम हो जाती हैं। एक तो ह्यूमन की वैल्यू कम होती है और ह्यूमन वैल्यूज़ भी, यानी कि आचरण, कंडक्ट, इस तरह की चीज़ें भी जो है बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन इसलिए भी थोड़ा कंट्रोल रखनी चाहिए, बाकी चीज़ें अपनी जगह है। तो ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं यहाँ पर बताना चाहता था आपको। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था और कितने GHGs पर जो है आपका प्रोहिबिट करना था, इसके विषय में आप बताइएगा। बाकी एक बार प्रचार कर लेते हैं। ठीक है, प्रचार क्या है? प्रचार ये है मित्रों कि यहाँ पर 2 खूबसूरत नंबर दिए गए हैं, उसके साथ साथ एक ईमेल आईडी दी गई है। ठीक, आपको दिख रहा होगा ये 2 खूबसूरत नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको ये जो 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ है इसको ज्वाइन करना है तो 8840751912 आप अभी मिला सकते हैं। नहीं मिलाइए मत, इस पर आप टेलीग्राम करिए। बाकी आप 9519780078 पर मतलब टेलीग्राम या ये दूसरा वाला व्हाट्सएप कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर आप ईमेल आईडी भी मतलब ईमेल करते हो तो उसका भी जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा टीम के द्वारा। ओके, तो ये प्रचार हुआ खत्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सा देश है जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी? ठीक है ना, तो बताइए भैया गैर लाभकारी शहर को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये शहर है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने लॉन्च किया है पहला नॉन प्रॉफिट सिटी 14 नवंबर को। 14 नवंबर किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है?
14 नवंबर हमारे वहाँ किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? बाल दिवस के रूप में। बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप बाल से याद रखिए कि बाल कटेगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी है, क्योंकि बाल कटेगा तो आपको कोई प्रॉफिट तो है नहीं, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो नॉन प्रॉफिट सिटी है आपका। इस तरह से याद कर लीजिए। द सिटी विल बी मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ग्लोबली एंड इनक्यूबेटर यूथ, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब स्वयंसेवी समूहों के लिए, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थानों के लिए एक इनक्यूबेटर होगा। इनक्यूबेटर मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ ऐसा समझ लीजिए कि डेवलप कर रही है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो है उसको बिल्कुल पाला जा रहा है, मतलब कैसे देखभाल किया जा रहा है, पालन पोषण किया जा रहा है, ऐसा इंक्यूबेटर मतलब ऐसी एक जगह जहाँ पर उसको धीरे धीरे समृद्ध होने का अवसर दिया जा रहा है, इंक्यूबेटर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के को किसने अभी हाल ही में जारी किया है? विच कंट्री हैज अनवील्ड द 5 पाउंड कमोमेरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी? इजिप्ट, साउथ सूडान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया। देखिए आंसर भी दिख रहा है थोड़ा सा, अच्छा मुझे अब ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है अभी 5 पाउंड स्टर्लिंग का, देखिए चिन्हों के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। ये है पाउंड का सिंबल, डॉलर भी चाहिए, पाउंड भी चाहिए। डॉलर का आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। येन का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। रुपी का ये होता है, यूरो का ये होता है, ठीक। तो ये 5 सिंबल है। तो उस तरह में आपका 5 डॉलर का जो है, सॉरी 5 पाउंड स्टर्लिंग का जो है कॉइन अभी इन कमोमरेट किया है, यानी कि उनके विरासत और समृद्ध के लिए जो है अनावरण किया गया है इसका, ठीक है। और आधिकारिक गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्कों पर याद किया गया है, मतलब गांधी जी को फिर से याद किए। कोई बात होगी तभी तो ब्रिटेन ये सब करता है, ठीक है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा हीना ग्लोवर के द्वारा जो है ये सिक्का, ठीक ना, डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अपने तरफ से, इसको स्टार मार्क करिए, 3 स्टार की। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वो शहर है श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर। तो आपको पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर की जैसे बात होती है तो तुरंत मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर वो शहर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है आपकी जम्मू कश्मीर के लिए, और जो शीतकालीन होती है जम्मू, ठीक है ना। तो जम्मू और कश्मीर में यही डिफरेंस है कि कश्मीर जो है वो ग्रीष्मकालीन, क्योंकि कश्मीर जो है मान लो कि ज़्यादा ऊपर है तो जमा रहेगा, तो गर्मी में उसको राजधानी करेंगे, ठीक है, और जाड़े में कर देंगे जम्मू को, ओके। तो ये 49 सिटीज़ जो है क्रॉस द वर्ल्ड सेलेक्ट की गई थी, जिसमें नेटवर्क क्रिएटिव सिटीज़ UCC यानी यूनेस्को की है ये, ठीक है। उसमें से एक शामिल किया गया है श्रीनगर को, ठीक है। शामिल क्यों किया गया है? शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो पश्मीना शॉल है, जो पश्मीना गोट से बनाई जाती है, उसके मद्देनज़र जो है यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, इस सिटी को। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे टॉपिक पर, ये जो यूनेस्को की नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज़ की, इस पूरे टॉपिक पर रमन सर का एक बड़ा लेक्चर पड़ा हुआ है। तो आप लोग उसको सर्च करके जो है यूट्यूब के UPSC हिंदी के चैनल पर, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देखिए क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था, विच कंट्री हैज़ इंप्लीमेंटेड जीरो वायरस पॉलिसी? तो जिसने वायरस फैलाया है वही वायरस पॉलिसी जारी कर रहा है। मोस्ट कंट्रीज इन ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक हैव नाउ अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ जीरो कोविड। चाइना इज द ओनली मेजर एक्सेप्शन इन दिस मैटर, ठीक है। Earlier such as policy was also adopted by many other countries of South East Asia। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ ने लागू किया था, परंतु अब जो है पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादातर देशों ने जीरो कोविड की नीति को छोड़ दिया है। इस मामले में अकेला बड़ा अपवाद जो है वो चाइना रह गया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे वहाँ चमगादड़ सब खाना है, ठीक है। तो जो खाएंगे तो कहीं ना कहीं से वायरस जो है शरीर के अंदर आ सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि ज़ीरो वायरस पॉलिसी जो है लागू रहेगी हमारे वहाँ, ठीक है। तो वो कंट्री है हमारा नहीं है, बिल्कुल हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंट्री जिसका भी है ड्रैगन का, वो है आपका चाइना। नेक्स्ट है, वेयर वाज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन बाय प्राइवेट सेक्टर? तो लखनऊ में जो है ये हुआ है,
UPDIC उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया था, ठीक है। वहाँ पर क्या गया है कि प्राइवेट सेक्टर रन करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और ये आपका पहली बार इनॉग्रेट किया गया है लखनऊ में। तो ये भी क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है मार्क कर लीजिए, कम से कम 2 स्टार दे दो इसको भी, ठीक है ना, क्योंकि ये पहली बार क्या हुआ है कि निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर को पहली बार दिया जा रहा है लखनऊ में, ठीक ना। अगला देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि लखनऊ से फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 1857 की लड़ाई के दौरान कौन सी महिला लड़ी थी, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन करना है और आपको ये बताना है फैजाबाद से कौन लड़ा था। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइए, दोनों मुस्लिम थे, मैं बस इतना आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप बताइए कि किसका महल था और कौन मेल था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि वर्तमान में तंबाकू से संबंधित उत्पाद जो GST दर कितनी है। तो तंबाकू से संबंधित जो GST लगती है वो लगती है 28%, ये याद रखिएगा। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि IGST जो इंटीग्रेटेड GST होती है वो कौन कलेक्ट करता है, तो वो कलेक्ट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट तो इसमें था, एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। और ठीक है, तो 28% GST लगती है। मैंने आपसे कहा कि IGST जो है वो कौन कलेक्ट करता है, ये करता है सेंटर करती है, ऐसे समझ लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर करती है, ठीक है ना। IGST कौन कलेक्ट करता है, जैसे CGST होता है, SGST होता है, ठीक ना, सेंट्रल GST होता है, स्टेट GST होता है, उसी तरह IGST जो है सेंटर कलेक्ट करती है। तो कह रहा है कि डॉक्टर्स हैव रिक्वेस्टेड द GST काउंसिल टू ट्रीट टोबैको प्रोडक्ट्स एज डीमेरिट गुड्स। इसको डीमेरिट गुड मानते हैं, क्यों? क्योंकि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। आपको पता ही होगा कि तंबाकू खाने से जो है जबड़े नहीं खुलते हैं, ठीक, और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले तो इसके बहुत प्रमाण नहीं थे, बट जब से प्रमाण हुए कि हाँ तंबाकू खाने से कुछ कुछ चीज़ें तो होती ही हैं, तो टोबैको जो है इंजूरियस टू हेल्थ है, ठीक ना, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, इंजूरियस में 2 लगता है, ठीक है ना, तो उसके बाद इंजूरियस टू हेल्थ है, तो उसके बाद से जो है इसको कहा गया कि ये मैक्सिमम सेसेस पर लगाया जाए 28% का, और इस तरह से जो है इसके खपत में जो है कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो, विच कंट्री हैज़ बैंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो आपको अभी पता है इसका आंसर कि विदेशी मुद्रा लेन देन पर जो है किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा देश जिस पर खुद का प्रतिबंध लग गया, मतलब जिसको जो है बाहर के लोगों ने, तालिबानियों ने जो कब्जा कर लिया, तो वहाँ से फिर विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध लगना ही लगना है। वहाँ का जब ओनर भाग गया तो क्या करना है, तो इसका नाम है अफगानिस्तान। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत हाई फाई टीचर तो है नहीं, ठीक है, UPSC हिंदी में हम लोग भी आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जो है मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसी क्षेत्र में, और हम लोग उसके साथ साथ कोशिश करते हैं, मतलब बाकी कोर मेंबर्स तो प्रिपरेशन फुल ऑन प्रिपरेशन करते हैं, मैं साथ साथ में टीचिंग की भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करता रहता हूं। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हम लोग को सपोर्ट करिए आगे जाने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट जो है चाहता हूं कि हम लोग को सपोर्ट करिए। और अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।